नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिखा सिंह और आप देख रहे हैं 3.0 टीवी। चलिए देखते हैं कि क्या कुछ चल रहा है वेब 3 की दुनिया में। वर्चुअल डिजिटल एसेट्स ने पिछले 24 घंटों में फ्लैट से नेगेटिव ट्रेंड बनाए रखी है, क्योंकि ट्रेडर्स का ध्यान टेक जायंट्स माइक्रोसॉफ्ट और अल्फाबेट द्वारा क्वार्टरली अर्निंग्स जारी करने के साथ साथ इंटरेस्ट रेट्स पर फेडरल रिजर्व के फैसले पर केंद्रित है। बिटकॉइन की कीमतें $43,000 के करीब पहुंच गई हैं, जबकि 10 स्पॉट बिटकॉइन ETFs ने एक हफ्ते में अपना पहला नेट इनफ्लोज अनुभव किया है। मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से सबसे बड़े क्रिप्टो करेंसी हाल ही में 0.5% गिरकर $42,976 पर थी। दूसरी सबसे बड़ी क्रिप्टो करेंसी इथेरियम ने जीत का सिलसिला बरकरार रखा है। इसने हाल ही में 1.7% की बढ़त के साथ साथ $2,345 पर ट्रेड किया। इन्वेस्टर्स फेड के रेट डिसीजन का इंतजार कर रहे हैं। CME फेड वॉच टूल के अनुसार फेड फंड्स फ्यूचर्स मार्केट में लगभग 98% संभावना है कि सेंट्रल बैंक रेट्स को अपरिवर्तित छोड़ देगा। वे मीटिंग के बाद के वक्तव्य और फेड चेयर जेरोम पावेल की स्टेटमेंट में सेंट्रल बैंक के नीतिगत रुख में बदलाव के संकेत तलाशेंगे। उस बैकड्रॉप के खिलाफ ब्रॉडर मार्केट टोन में नरम रुख देखा गया, जैसे बाइनेंस का BNB टोकन, सोलाना का SOL, कार्डानो का ADA और एवलांच का AVAX कमजोर ट्रेड कर रहा था। पिछले 24 घंटों में ग्लोबल क्रिप्टो मार्केट कैपिटलाइजेशन 0.8% घटकर $1.65 ट्रिलियन हो गया। टोटल क्रिप्टो मार्केट कैप का वॉल्यूम 18.1% बढ़कर $58.2 बिलियन हो गया। DeFi में टोटल वॉल्यूम्स वर्तमान में $5 बिलियन है और सभी स्टेबल कॉइन्स $53.3 बिलियन है, जो टोटल क्रिप्टो मार्केट में 24 घंटों के वॉल्यूम्स का क्रमांक 8.6% और 91.6% के प्रतिनिधित्व करता है। और बिटकॉइन का प्रभुत्व वर्तमान में 51.1% है, जो दिन भर में 0.03% की वृद्धि दर्शाता है। टॉप 15 टोकन का बैरोमीटर, जिसे IC15 इंडेक्स कहा जाता है, वो 0.5% कम होकर 55,141 पॉइंट्स पर ट्रेड कर रहा था। इसी बीच ETFs के लॉन्च के बाद से GBTC का आउटफ्लो लगातार धीमा हो गया है। स्पॉट ETFs की ट्रेडिंग शुरू होने के बाद पहले 6 दिनों में फंड के एवरेज $470 मिलियन का पैसा निकला और रिसर्च फर्म बिटमैक्स के अनुसार सोमवार को यह संख्या गिरकर $192 मिलियन हो गई। दूसरी ओर 10 जनवरी को अप्रूवल के बाद पहले 12 ट्रेडिंग डेज में नए ETFs में टोटल नेट इनफ्लोस $1 बिलियन से अधिक हो गया है। SAP भविष्य के विकास की तैयारी और लगभग 8,000 कर्मचारियों को नया आकार देने के लिए AI के आसपास पुनर्गठन कर रहा है। कंपनी भविष्य को व्यावसायिक ज़रूरतों को पूरा करने के लिए 2024 में SAP विशिष्ट डेटा पर प्रशिक्षित AI क्षमताओं को लागू करने की योजना बनाएगी। प्रभावित कर्मचारियों को वॉलंटरी लीव प्रोग्राम्स और इंटरनल रीस्किलिंग एफर्ट्स द्वारा कवर किया जाएगा। SAP को उम्मीद है कि 2024 के अंत तक उसकी मौजूदगी सारी कर्मचारियों की संख्या स्थिर रहेगी। 2023 की क्वार्टर 4 में स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल रिजल्ट्स के बाद पुनर्गठन की घोषणा की गई थी, जिसमें क्लाउड रेवेन्यू में 25% की वृद्धि और वर्तमान क्लाउड बैकलॉग में 27% की वृद्धि हुई थी। कंपनी अपने बिजनेस यूनिट्स और ग्लोबल रीजन्स में संतुलन बनाते हुए रिस्ट्रक्चरिंग प्रोग्राम के लिए लगभग €2 बिलियन एलोकेट करेगी। इंडोनेशिया के मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने 2023 में क्रिप्टो से टैक्स रेवेन्यू में 62% की गिरावट दर्ज की। टोटल टैक्स रेवेन्यू $31.7 मिलियन था। क्रिप्टो ट्रांजैक्शंस डुअल टैक्सेशन 0.1% इनकम टैक्स और 0.11% वैल्यू एडेड टैक्स से अधीन है और लोकल क्रिप्टो एक्सचेंजेस नेशनल क्रिप्टो बोर्स में लगभग 0.04% का योगदान करते हैं। 2023 में बिटकॉइन में 159% की वृद्धि के बावजूद इंडोनेशिया के क्रिप्टो टैक्स रेवेन्यू में ट्रांजैक्शनल वॉल्यूम में 51% की कमी देखी गई थी। लोकल एक्सचेंजेस ने हाई टैक्स रेट्स का विरोध किया है और ये प्रस्ताव करते हुए कि क्रिप्टो ट्रांजैक्शंस केवल इनकम टैक्स के अधीन होना चाहिए, वैट के नहीं। यह तब आता है जब फाइनेंशियल सर्विसेज अथॉरिटी जनवरी 2025 में से क्रिप्टो को रेगुलेट करने की तैयारी कर रहे हैं, जिससे लक्ष्य क्रिप्टो को एक कमोडिटी के बजाय एक सिक्योरिटी के रूप में क्लासिफाई करना है।
क्रिप्टो ट्रांजैक्शंस पर टोटल टैक्सेस अक्सर ट्रेडिंग फीस से अधिक हो जाते हैं, जिससे चीपर ट्रांजैक्शंस के लिए विदेशी और अवैध एक्सचेंजों पर स्विच करने वाले यूजर्स के बारे में चिंताएं बढ़ जाती हैं। चेन एनालिसिस की एक रिपोर्ट के अनुसार चीन ने जुलाई 2022 और जून 2023 के बीच क्रिप्टो वॉल्यूम्स में $86.4 बिलियन दर्ज किया, जो हांगकांग के $64 बिलियन से अधिक है। इससे अटकलों तेज होते हैं और तेज होते जा रहे हैं, क्योंकि चीनी सरकार क्रिप्टो करेंसी को बढ़ावा दे रही है और हांगकांग टेस्टिंग ग्राउंड के रूप में काम कर सकता है। यूएस SEC द्वारा बिटकॉइन स्पॉट ETF को हालिया मंजूरी से क्रिप्टो प्रतिबंधों पर रुख में नरमी और सख्ती के ओर रेगुलेटरी फ्रेमवर्क का विकास हो सकता है। चीनी नागरिक ग्रे मार्केट डीलर्स के माध्यम से क्रिप्टो खरीदने के लिए छोटे पैमाने पर कमर्शियल बैंक्स द्वारा जारी किए गए बैंक कार्ड का उपयोग कर रहे हैं, यह मानते हुए कि ये स्टॉक और प्रॉपर्टी मार्केट्स में निवेश करने से अधिक सुरक्षित है। चीनी निवेशक OTC अरेंजमेंट्स, ऑनलाइन एक्सचेंजेस और विदेशी बैंक खातों का उपयोग करते हैं। और OKX और बाइनेंस जैसी बड़ी एक्सचेंजेस चीनी निवेशकों के लिए ट्रेडिंग सर्विसेज प्रदान करते हैं। US डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने ऑस्ट्रेलियन सिटीजन्स सैम ली, रॉडनी बर्टन और ब्रेंडा चुंगा पर हाइपर फंड के माध्यम से $1.89 बिलियन की क्रिप्टो करेंसी धोखाधड़ी योजना आयोजित करने का आरोप लगाया है। इंडिक्टमेंट अनसील्ड आरोप लगाता है कि उसके को-कॉन्स्पिरेटर्स ने निवेशकों और गैर मौजूद क्रिप्टो करेंसी को-कॉन्स्पिरेटर्स से पर्याप्त रिटर्न में झूठे वादे के साथ लुभाया। इंडिक्टमेंट में बताया गया है कि जून 2020 में नवंबर 2022 तक लीक की और उनके को-कॉन्स्पिरेटर्स ने हाइपर फंड के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से फ्रॉडुलेंट इन्वेस्टमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स बेचे, जिसमें डेली पैसिव रिवॉर्ड्स का वादा किया गया, जिससे निवेश दुगना और तिगुना होता गया। हालांकि ये दावे निर्धार हैं, क्योंकि हाइपर फंड में कथित क्रिप्टो माइनिंग ऑपरेशंस का अभाव नहीं है। DOJ ने हाल के हाई प्रोफाइल मामलों के साथ क्रिप्टो करेंसी धोखाधड़ी पर नकेल कसने के अपने प्रयासों को बढ़ा दिया है, जैसे कि मायामी के एस्टेबान को $4 मिलियन की धोखाधड़ी योजना में भाग लेने के लिए 63 महीने की जेल की सजा। क्रिप्टो केंद्रित निवेश फंड में पिछले सप्ताह $500 मिलियन का आउटफ्लो देखा गया, क्योंकि ग्रेस्केल का स्पॉट बिटकॉइन ETF आउटफ्लो कम होना शुरू हो गया है। पिछले सप्ताह ग्रेस्केल के आउटफ्लो में $2.2 बिलियन का नुकसान हुआ, लेकिन जैसे जैसे सप्ताह आगे बढ़ा, डेली टोटल आउटफ्लोज में कमी आई। ग्रेस्केल के न्यूली कन्वर्टेड बिटकॉइन फंड में 11 जनवरी के बाद से $5 बिलियन से अधिक का आउटफ्लो देखा गया था। GBTC के सब्सटैंशियल आउटफ्लो ने US में न्यूली ओपन स्पॉट बिटकॉइन ETF द्वारा दर्ज किए गए $1.8 बिलियन के नेट इनफ्लोज को पीछे छोड़ दिया है। हालांकि नए स्पॉट बिटकॉइन ETF में फ्लो होने वाली धनराशि धीमी हो गई है। कॉइनडेस्क के डेटा से ये भी पता चलता है कि नए लॉन्च किए गए फंडों ने पिछले सप्ताह लगभग 46,000 बिटकॉइन जोड़े, जो कि पिछले सप्ताह खरीदे गए फंडों के 60,000 बिटकॉइन से कम है। पिछले सप्ताह की अधिकांश गतिविधि में बिटकॉइन फंडों का योगदान रहा, जिसमें $479 मिलियन का आउटफ्लो दर्ज किया गया था। साथ ही शॉर्ट बिटकॉइन फंडों में $10.6 मिलियन का इनफ्लो देखा गया। ऑल्ट कॉइन्स जैसे इथेरियम, पोल्काडॉट और चेनलिंक क्रमांक 39 मिलियन, $0.7 मिलियन और $0.6 मिलियन के आउटफ्लो के साथ आगे रहे। दुनिया के सबसे बड़े क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज बाइनेंस ने इंडिपेंडेंट बैंकों में बड़े निवेशकों को स्विस बैंक में अपने एसेट स्टोर करने की सुविधा प्रदान की है। नवंबर 2023 में $4.3 बिलियन के जुर्माने और एक साल पहले प्रतिनिधित्व एक्सचेंज FTX के पतन के बाद अमेरिका में नियामक विवादों पर हाल करने के लिए उद्देश्य से ये काम उठाया गया है। ये कदम एक क्रिप्टो ट्रेडिंग कंपनी के अध्यक्ष के स्विस बैंकों को प्राथमिकता देने के बाद उठाया गया कदम है। बाइनेंस लगभग 2 वर्षों में बैंकिंग नियमों की खोज कर रहा है और ग्राहकों के लिए एक बैंक संरक्षक के साथ एक समझौते पर बातचीत कर रहा है। जापान सेंट्रल बैंक ने डिजिटल करेंसी मामलों पर चर्चा के लिए सरकार के साथ अपनी पहली आधिकारिक बैठक की है। सरकार और बैंक ऑफ जापान 2024 में
दूसरी तिमाही में डिजिटल येन के लॉन्च से संबंध में कानूनी मुद्दों को संबोधित करने पर सहमत हुए। हालांकि न तो बैंक और न ही सरकार ने आधिकारिक तौर पर रिहाई की पुष्टि की है और कोई भी निर्णय नेशनल डिबेट के बाद किया जाएगा। दिसंबर 2023 में एक विशेषज्ञ पैनल ने डिजिटल येन जारी करने के लिए सिफारिश की, जिसमें कहा गया कि इसे नकदी के साथ अस्तित्व में रखने चाहिए और व्यक्तिगत डेटा स्टोरेज को कम करना चाहिए। बैंकों ने मई 2023 में 1 साल तक चलने वाले CBDC परीक्षण का दूसरा चरण पूरा किया, जो सफल रहा। केंद्रीय बैंक अब नियमित CBDC पायलट प्रोजेक्ट पर आगे बढ़ रहा है। अमेरिकी ड्रग एनफोर्समेंट एडमिनिस्ट्रेशन ने डार्क वेब के माध्यम से नशीले पदार्थों की बिक्री में शामिल एक अवैध नेटवर्क से क्रिप्टो करेंसी की सबसे बड़ी खेप जब्त की है। भारतीय नागरिक बनमीत सिंह ने नियंत्रित पदार्थों को वितरित करने के इरादे से रखने की साजिश और मनी लॉन्ड्रिंग की साजिश रचने का दोष स्वीकार किया है। उनके अवैध उद्यम में अमेरिका में कम से कम 8 वितरण नेटवर्क शामिल थे, जो रणनीतिक रूप से कई राज्यों में फैले हुए थे। सिंह अपनी लिस्टिंग के तहत वेंडर मार्केटिंग साइटों पर संचालित करते थे, जो फेंटेनाइल, LSD, एक्सटेसी, ज़ैनैक्स, केटामिन और ट्रेडमॉल जैसे नियंत्रण पदार्थों की पेशकश करती थी। उन्हें 2019 में लंदन में गिरफ्तार किया गया और 2023 में एक्स्ट्राडिट किया गया। चीन के एवरग्रांड ग्रुप को अपने भारी कर्ज को चुकाने में विफलता के कारण लिक्विडेशन का आदेश दिया गया है। पिछले वर्ष में कंपनी का मूल्यांकन 90% से अधिक गिर गया है, जिससे ये निवेशकों, बैंकों, संपत्ति खरीदारों और रिटेल एसेट्स कंपनी के लिए चुनौतीपूर्ण हो गया है। ये कर्ज एल सल्वाडोर की GDP के 4 गुना बड़ा और चिली, रोमानिया और फिनलैंड के बराबर है। एवरग्रांड के पतन के कारण निवेशकों ने अपना ध्यान रियल एस्टेट से हटाकर बिटकॉइन जैसी डिजिटल एसेट्स पर केंद्रित कर दिया है। हांगकांग स्थित फंड मैनेजर एज हार्वेस्ट ग्लोबल इन्वेस्टमेंट ने स्पॉट बिटकॉइन ETF की पेशकश करने के लिए आवेदन किया है, जो इस क्षेत्र में डिजिटल एसेट्स की बढ़ती मांग का संकेत देता है। आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए 3.0 TV या फिर लॉग ऑन कीजिए हमारा वेबसाइट www.3versetv.io या फिर स्कैन कीजिए हमारा QR कोड अधिक जानकारी के लिए।